एवरीवन, तो मैं शिव भास्कर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टर। ठीक है, क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। वो क्या चीज है कि यहाँ सबसे पहले हम ऊपर समझेंगे कि ये क्या लिखा हुआ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस, और हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे वो इंक्रीज कर जाएगा, किस किस फैक्टर पे वो डिक्रीज कर जाएगा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है कि वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। अभी हम नहीं देख रहे हैं कि लेंथ पे डिपेंड किस तरह से करेगा, कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट भी सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, क्या होगा सब हम नहीं देखें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन किससे कहते हैं, अगर ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है तो ये आपका क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल कहते हैं कि ये कॉपर का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, क्या चीज का बना हुआ है, इसे नेचर कहते हैं। और टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो ये क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँ। सबसे पहले क्या है कि लेंथ ऑफ ए कंडक्टर में क्या है कि जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे एक वायर का लेंथ को इंक्रीज करते चल जाएंगे तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ते चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात किया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जैसे कि देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसे है, पहले उसे समझ लेते हैं। इतना लंबा वायर है, ठीक है, ये इतना लंबा, कोई क्या बोलते हैं, कोई कंडक्टर है इतना लंबा, तो रेजिस्टेंस जब हो लग रहा होगा तो वो तो इतना ही दूर तक का रेजिस्टेंस लग रहा होगा। ठीक, लेकिन हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो इधर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो वो तो ऐड हो जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वायर है, इतना वायर है, तो ये रेजिस्टेंस इतना का जो लग रहा होगा उसके फिर से हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो इधर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस आ रहा होगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर गया। तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, लेंथ के। अब बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। जैसे देखिए कि यहाँ पर दो वायर हम लेते हैं। ठीक है, दो वायर लेते हैं, एक है पतला वायर, एक है इतना मोटा वायर। अगर हम इसे वाटर पंप के एग्जांपल से समझना चाहें तो पतला वायर में क्या होगा, आपका जो वाटर फ्लो करता है तो वो क्या होगा, आपका ज्यादा कंजस्टेड फ्लो करेगा और क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो वाटर होगा, वाटर फ्लो करेगा तो उतने अच्छे से यहाँ पर फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जब वाटर फ्लो कर रहा होगा तो वाटर इसमें अगर मोटा पाइप है, ठीक है, तो उसमें अच्छे से फ्लो करेगा। तो उसी तरह से अगर उसी का एग्जांपल लेके हम समझें तो वायर में भी उसी तरह से होगा। क्या होगा आपका, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो अगर क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर पतला वायर में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, जिस तरह से ही फ्लो कर रहा है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फ्लो कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद ज्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हुआ ना, रेजिस्टेंस मतलब होता है अवरोधक, रोकता है। ठीक है, रोकेगा वो। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या है कि एरिया को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका कम होते चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग आपका क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिल्वर का बात करें, ठीक है, और बात करें आयरन का, ठीक है, फिर बात करें कॉपर का, तो सबका क्या होगा, रेजिस्टेंस, अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अलग अलग तरह से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इसीलिए आपका नेचर और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कैसी का मटेरियल है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि कॉपर वायर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर हम आयरन का वायर रहेगा तो कॉपर वायर सब उससे अच्छा होगा। ठीक है,
और सिल्वर भी होगा उस तरह से, ठीक है। जिसका जिस तरह का मटेरियल होगा उस तरह उसका रेसिस्टेंस होगा। अब है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बहुत अच्छा टॉपिक है टेम्परेचर पे। आप देखिए इसे हम डिटेल में हमको समझेंगे। ये आपका वायर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, बैटरी नहीं बना रहे पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और हम यहाँ क्या किए, इसको हम टेम्परेचर दे दिए, कोई भी चीज से हम इसे टेम्परेचर दे दिए, ठीक है, कोई भी चीज से हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर देने के कारण क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। एक तो सीधा वो मूव कर रहा था, ठीक, काइनेटिक एनर्जी आने के बाद क्या कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिग जैग मोशन में जाने लगेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिग जैग डायरेक्शन में जाने लगे। तो उससे क्या होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन तो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाया, करंट तो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाया, तो इसीलिए यहाँ पर रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या, कि ये जो है आपका आपका टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, उसका लिख दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इससे, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या देखेंगे, अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। उसके पहले रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज जानना है कि जो टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर जो है वो डिपेंड से किस कब करेगा, जब वो रहेगा आपका, यहाँ पर है क्या, नाइक्रोम अनअफेक्टेड ऑफ टेम्परेचर। ये एलॉय पे नहीं काम करता है, ठीक है, कि एलॉय जब रहेगा, एलॉय जैसे कि आपका मैग्नीन, मैग्नीन है, और क्या है, कंस्टेंटन है, फिर नाइक्रोम है, इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम का वायर, ठीक है, नाइक्रोम हो गया, फिर कंस्टेंटन, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है, आप बुक से देख सकते हैं क्या क्या है एग्जांपल। तो ये सब आपका एलॉय है, तो एलॉय में क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है, ये आपका एक्सेप्शन हो गया, इसे भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम समझ में आ गया हमें, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन को यूज करें और बताएं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। रेसिस्टेंस तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, पर रेसिस्टेंस की रेसिस्टिविटी क्या होगा उसे देखेंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स का यूज करिए, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, रेसिस्टिविटी। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रेसिस्टिविटी। हाँ, तो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, तो ठीक है, अब रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ने आ रहे हैं तो इसको पहले हम ड्राइव करेंगे, रेसिस्टिविटी कहाँ से आए, क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में, क्या देखा था कि रेसिस्टेंस आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेंथ का, ठीक है, उतना नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको बुक में मिल जाएगा। दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया का। अगर ये दोनों को हम ये क्या करें, कंबाइन करें, इक्वेशन वन इक्वेशन टू ले लेते हैं, ठीक है। ऑन कंबाइनिंग वन एंड टू, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग को, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन, और फिर एल बाय, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट लाएंगे। तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वही कांस्टेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रो, ठीक है, एल बाय ए, ठीक है, रो एल बाय ए आ गया आपका यहाँ पे। तो ये आपका, इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन, ठीक, फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। यही आपका यहाँ पे रो क्या हो जाएगा आपका, अगर इसे हम अरेंज करेंगे अच्छे से, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी, यही रेसिस्टिविटी, ये जो कांस्टेंट आया यही आपका रेसिस्टिविटी है यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, रेसिस्टिविटी हो गया, और फिर यहाँ पे हमें पता है कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये एरिया है, ये लेंथ है, ठीक है। और रेसिस्टिविटी यहाँ पर क्या होगा, रेसिस्टिविटी को ध्यान से अगर देखें, अगर इसका एसआई यूनिट देखें, ठीक है, एसआई यूनिट बल देख लेते हैं, एसआई यूनिट
पहले समझिए आप ध्यान से। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का क्या होता है एसआई यूनिट ओम, ठीक है ओम। और एरिया का क्या होता है एसआई यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसका लेंथ का क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर 1 मीटर कट गया, और तो इसका क्या हो गया एसआई यूनिट ऑफ रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो गया आपका ओम मीटर, ठीक है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी का ये हो गया। अब हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसके लिए थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। पहले इसे आप नोट पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखने जा रहे हैं अब क्या है कि आपका जो रेजिस्टिविटी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है आपका, और जो क्या है लेंथ को भी 1 लिए, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए। अगर हम रेजिस्टिविटी क्या था हमारा, रेजिस्टिविटी था रेजिस्टेंस इनटू ए बाय एल, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो रेजिस्टिविटी आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यहीं से हम डिफिनेशन निकाल सकते हैं। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यूनिट एरिया है, यूनिट लेंथ है, तो आपका जो रेजिस्टिविटी होगा रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, पहले उसे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ अ substance is numerically equals to the resistance of the substance, the resistivity of the substance, resistance of the substance of 1 meter long, 1 meter long, or and 1 meter square, and 1 meter square cross sectional एरिया, ठीक है। जिसका वैसा का विस्तार जिसका 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया हो, ठीक है। तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है उसी को हम रेसिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है कि रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस नहीं, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा था रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, और किस पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पे डिपेंड कर रहा था, फिर नेचर पे डिपेंड कर रहा था मटेरियल का, और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। ये यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, आपको पहले कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसे किस पे डिपेंड करेगा क्यों, उसके बाद आप आगे देखिएगा, पॉज करके पहले बताइए। रेसिस्टिविटी आपका डिपेंड करेगा मात्र नेचर पे, ठीक है, और टेम्परेचर पे। अब आपको बताना है कि लेंथ पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा और एरिया पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप पॉज करिए, आप बताइए, तब मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्या है, नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड कर, नेचर अगर बदला तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है इसलिए रेजिस्टिविटी बदल गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। बट एरिया अगर लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ तो लेंथ का टर्म ही नहीं है, लेंथ तो हमारा 1 ही लेना है रेजिस्टिविटी के लिए। सिंपल में बोला जाए तो रेजिस्टिविटी होता क्या है ना, कि 1 मीटर क्यूब का ना, अगर इसका बात किया जाए, इसका रेजिस्टेंस को निकाला जाए, 1 मीटर क्यूब कुछ भी हो सकता है, ये राउंड भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब का बात किया जाए, उसका रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना लेंथ बढ़ेगा ना एरिया बढ़ेगा आपका, तो रेजिस्टिविटी तो आपका लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहीं यहीं से हमें पता चल गया कि जो रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है,
एरिया और लेंथ हो तो हमेशा वन ही, रेसिस्टिविटी के लिए एरिया और लेंथ को हमेशा वन लेना है, ठीक है, यूनिट लेना है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, किस पे डिपेंड करता है, तो लिखेंगे रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, रेसिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन लेंथ of conductor and cross sectional area of conductor, ठीक है, it only depends on the nature of this substance or conductor और and temperature of the conductor, ठीक है। तो यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा आपको, तो pause the video to note it down। तो ये है सामने आपका एक न्यूमेरिकल जिसको आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ इसे, क्या है कि एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना है आपका, लेंथ आपका 2 मीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा, बहुत पतला वायर है। हैज ए रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम है, ठीक है। तो हमें रेसिस्टिविटी निकालना, तो ये बोलेंगे कि इससे तो सब इस टॉपिक पे सबसे इजी न्यूमेरिकल, ठीक है, और इसी न्यूमेरिकल का इजी न्यूमेरिकल को मिला के एक हार्ड न्यूमेरिकल बनाया जाता है, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ, हियर यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितना दिया हुआ है हमारे पास, जिसे हम एल मानेंगे, वो दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर, जिसे हम ए से डिनोट मान रहे हैं, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है हमारा दिया हुआ है रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ कॉपर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर कितना दिया हुआ है, इसी का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, इसके पास रेजिस्टेंस कितना है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, इतना दिया हुआ है, इससे इतना दिया हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रो कैलकुलेट करना है, रेसिस्टिविटी। तो रो का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, इतना होता है। तो सब तो पुट करते जाना, अब कुछ करना नहीं है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 बाय, ये यहाँ पे ओम आ जाएगा, बाय इंटू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेंगे 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा आपका 2 मीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो हमें पता है कि हमारा आंसर किस में आने वाला है, हमें पता है हमारा आंसर आने वाला है ओम, ये ओम और ये मीटर में, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर 1.7 तो आ जाएगा, 1.7 ये, और 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -2, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, हाँ चल, आंसर हमारा आ गया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। आप कमेंट सेक्शन में पहले से बता चुके होंगे, मुझे यहाँ तक आशा है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल हम इसके आगे देखने वाले होंगे, ठीक है। कॉपर वायर सब रेजिस्टेंस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये नेचर और आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एरिया और लेंथ पे क्यों नहीं डिपेंड करता, क्योंकि रेजिस्टिविटी हम निकालते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को हमें दोनों को यूनिट लेना है, ठीक है, तो 1 लेना है, तो इसीलिए उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसके आगे पढ़ रहे होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर आपके पास पहुंचता होगा, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा,
और फिर आपको कहाँ प्रॉब्लम हुआ वो आप पूछें वहाँ पे। कमेंट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक चल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पता चलते रहेगा क्लास कैसे चलने वाला है, नोट्स को वो जो चीज़ होगा वहाँ